हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज आज से हम एक नई जर्नी चालू कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की, जिसमें जो है हम आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित से जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे और पूरी बेहतर तरीके से कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। पूरी 90 प्लस अंक लाने के लिए पूरी तरीके से हम रणनीति बताएंगे कि कैसे हमें तैयार करना है। तो ज्यादा समय न खर्च करते हुए आइए चालू करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर हमको तैयारी कैसे करनी, किस स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना है। तो हमारी जो पहली यूनिट्स है, जिस पहली यूनिट्स की बात की जाए तो हमारी पहली यूनिट है वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी। अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो हमारी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का नाम है वैद्युत। आपको इलेक्ट्रिसिटी की विषय में बात करनी है। इसके विषय में बात करनी है इलेक्ट्रिक सिटी। तो पहली यूनिट क्या है हमारी? पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिक सिटी। और इलेक्ट्रिक सिटी जो है, इलेक्ट्रिक सिटी में जो है पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक सिटी, तीन पार्टों में डिवाइड है। इलेक्ट्रिक सिटी के विषय में हम तीन पार्टों में जानेंगे। पहला पार्ट है स्थिर स्थिर वैद्युत वैद्युतिकी। पहला जो पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर माने क्या होता है? समझिए, स्थिर का मतलब क्या होता है। स्थिर माने क्या होता है? रुका हुआ। ठीक है, स्थिर माने रुका हुआ। वैद्युतिकी माने वैद्युत किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण, यानी रुका हुआ आवेश। इसका मतलब इसमें आपको क्या करना है, हमें जितना भी आपको पढ़ना है रुके हुए आवेश से वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, क्या नहीं होता है, आपको इस पाठ में ये डिस्कशन करना है। हमें इस पाठ में क्या सीखना है? स्थिर वैद्युतिकी यानी रुके हुए आवेश। स्थिर माने रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। रुका हुआ। स्थिर का मतलब रुका हुआ। ये पहला हमारा पार्ट। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वैद्युत विभव। हमारा जो दूसरा पार्ट है, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो वैद्युत विभव का है, जिसमें हम किसी गतिमान विभव के गतिमान आवेश के विषय में जानेंगे। और हमारा जो तीसरा पार्ट है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन। अगर हम बात करें तो यानी कि बोर्ड एग्जाम में शुरुआत के तीन पार्ट से बहुत ही वेटेड नंबरों के नजरिए से बहुत ही ये वेटेड टॉपिक है। इससे जो है आपका समझ लो कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक से, यूनिट फर्स्ट से ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आते हैं। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक पहला रहेगा स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी पहला यूनिट जो रहेगा, पहला पार्ट रहेगा स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम रुके हुए आवेश के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे आखिर आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश के गुण क्या है, आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, कितने तरीके हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होंगे, हम सभी चीजों के विषय में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पाठ में वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता के विषय में जानेंगे कि वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। और तीसरा है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन। तो इस तरह से हमें इसकी स्ट्रेटजी तैयार करनी है पहले यूनिट्स की।
चलिए अब हम देखते हैं पहले पाठ के विषय में, पहले पाठ के विषय में क्या क्या हम तैयारी करनी है। तो पहले टॉपिक से रिलेटेड जो संख्या है, जो टॉपिक है, उसके विषय में जानते हैं। अब जानते हैं कि आखिर जो है आवेश जो होता है, आवेश कितने टाइप से मूवमेंट कर सकता है, कितने टाइप से हो सकता है। तो आवेश की स्थिति जो होती है, वैद्युत आवेश की स्थिति होती है, जो आवेश की स्थिति क्या होती है, कैसे होती है। तो आवेश की तीन स्थितियां होती हैं। आवेश की कितनी स्थितियां होती हैं? तीन। एक क्या होता है? स्थिर आवेश। क्या होता है? समझ में आया ना? एक क्या होता है? स्थिर आवेश। एक होता है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश। और एक होता है हमारा त्वरित आवेश। त्वरित आवेश। आवेश की तीन स्थितियां होती हैं। आवेश तीन तरह से, मतलब तीन सिचुएशन हो सकती है आवेश की। पहला स्थिर आवेश, गतिमान आवेश, और तीसरा क्या है? त्वरित आवेश। इतना समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं। अब जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश की क्या क्वालिटी होती है, हम ये जानते हैं। देखिए स्थिर आवेश की जो क्वालिटी होती है, अगर देखें स्थिर आवेश की क्वालिटी की बात करें, तो स्थिर आवेश जो होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र केवल होता है। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। और इसमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं उत्पन्न होगी। याद रखिएगा, जो स्थिर वैद्युत होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग होती है, कुछ एक तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो हमारे मोबाइल वगैरह में यूज होती हैं, मोबाइल में होती हैं, जो संचार सुविधाओं में, ठीक है, हर एक चीज में यूज होती है, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कहते हैं। ठीक है। तो जो स्थिर आवेश होता है, तो याद रखिएगा स्थिर आवेश में केवल क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ओके। लेकिन अगर हम गतिमान आवेश की बात करें, यानी अगर गतिशील आवेश है, कहीं पे गतिशील आवेश है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर तीसरी स्थिति आती है त्वरित आवेश। त्वरित का आवेश का मतलब होता है कभी स्पीड कम, कभी स्पीड ज्यादा, यानी जब इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिति कभी कम कभी ज्यादा होती है, उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती है। समझ में आया ना? तो वैद्युत आवेश की स्थितियां होती हैं। आ गया ना? ठीक है। अब हम जानेंगे इसके विषय में। लिखेंगे क्या इसको? लिख लो, लिखो। चलिए, क्या हुआ? नहीं, इसलिए नहीं लिखा क्या? चलिए आगे अब देखते हैं कि आखिर आवेश होता क्या है। ठीक है। आवेश की तीन स्थितियां होती हैं। आवेश है क्या? कोई पूछे आपसे कि आवेश क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, इसके विषय में जानते हैं। तो हम जानेंगे अब इसमें आवेश क्या है। आवेश क्या है? आवेश क्या होता है? ठीक है। तो आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है। कोई दूसरी चीज किसका क्या? वैद्युत बल का अनुभव करती है। किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे दूसरी वस्तु क्या हो एक वैद्युत बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं?
आवेश कहते हैं। समझ में आया ना? आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का, अगर हम बात करें आवेश क्या है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जिससे कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है। किस बल का अनुभव करती है? वैद्युत बल का। ओके, आवेश क्या है? आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे कोई वस्तु वैद्युत बल का अनुभव करती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर आवेश उत्पन्न कैसे होता है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, होता यह है कि एक बल, वैद्युत बल का अनुभव हो रहा है। वैद्युत आवेश एक प्रकार का आप बल मानो, ठीक है, एक प्रकार का गुण है जिससे कि वैद्युत बल का अनुभव होता है ना? तो एक प्रकार का बल है, ठीक है। आखिर ये बल उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, आवेश का मतलब ये होता है कि आवेश क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है। आवेश किससे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन में होता है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में होता है द्रव्यमान, ठीक है। और जब प्रकृति में मौजूद, याद रखिएगा, प्रकृति में मौजूद जितनी भी द्रव्यमात्मक चीजें होती हैं, जितनी भी द्रव्यमान वाली चीजें होती है, जिनमें द्रव्यमान है, वो हमेशा सदैव क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उनमें आकर्षण गुण ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ होता है, क्या प्रत्येक पदार्थ होता है, कोई पदार्थ होता है, ठीक है। और पदार्थ में जैसे मान लिया जाए कि, अब देखो इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न कैसे होता है ये पहले जानते हैं। देखो, अब इसको जान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि दो चीजें आपस में रगड़ी जाती हैं, दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाए, तो उसमें क्या होता है? एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, बचपन में आप लोग क्या करते होंगे, ठीक है, क्या करते थे कि पेन लेते थे और पेन को ऐसे रगड़ते थे, है ना? ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद क्या होता था? ऐसे, हाँ, है ना, जब मिट्टी के कण होते थे, ऐसे करो, मिट्टी के कण क्या होते हैं? ऐसे चिपकने लगते थे। आखिर क्यों ऐसा होता था? इससे क्या होता है कि रगड़ने से, जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दोनों में होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब यह है कि यानी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, एक में कम। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है? बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पन्न, बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या होता है? दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। तो यही यही चीज है कि यहाँ पे देखो, अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है और एक इधर पदार्थ है, ठीक है, आपस में इनको रगड़ा गया, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गए, है ना? तो इसका क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। भाई, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। हर एक चीज है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, और इसका द्रव्यमान घटेगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या होता है? भाई, जिसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होंगे, वो क्या होगा? ऋणावेशित परमाणु होगा। भाई, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम क्या कहेंगे? ऋणावेशित, ठीक है। तो ऋणावेशित है ये, और ये जो देता है वो क्या होता है? धनावेशित। क्या होते हैं? धनावेशित। और इसी ऋणावेश और धनावेश के कारण एक दूसरे में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आकर्षण बल। समझ में आ गया ना कि आवेश क्या है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है। अब आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रियाएं कौन सी हैं, कितने तरीके हैं, कितने तरीके से आवेश उत्पन्न हो सकता है, हम ये जानते हैं, ठीक है।
अब जानते हैं आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया। देखो आवेश उत्पन्न होने की तीन प्रक्रियाएं हैं। कितने तरीके से उत्पन्न होता है आवेश? तीन तरीकों से। आवेश कितने तरीकों से उत्पन्न होता है? तीन तरीकों से। तो पहला तरीका देखते हैं क्या होता है, याद रखिएगा। पहला तरीका क्या है? एक घर्षण द्वारा। क्या होता है? घर्षण द्वारा। एक घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होगा। दूसरा क्या होता है? प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। और तीसरा है चालन द्वारा। चालन द्वारा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। ये होता है इंडक्शन। इंडक्शन। और ये क्या होता है? कंडक्शन। ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। देखो ये तीन अगर प्रक्रियाएं होती है किसी वस्तु में, किसी चीज में, तो याद रखिएगा उसमें आवेश उत्पन्न होगा। पहला घर्षण। घर्षण भी मैंने बताया कि जब दो चीजें आपस में रगड़ी जाती हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या होगा? उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है। फिर दूसरा क्या है? प्रेरण। अब प्रेरण द्वारा क्या होता है? प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरण का मतलब जैसे अब प्रेरण माने प्रेरित होना। प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरित होना, यानी आप किसी चीज से प्रेरित हो जाए। अब जैसे कि मान लीजिए प्रेरित माने कोई काम कर रहा है ना। कोई आपके मोहल्ले में कोई मान लिया जाए कोई चार चार पहिए की गाड़ी ले आया या नॉर्मल कोई ले आया, तो आपके अंदर भी उत्तेजना आती है कि हम भी ऐसा करें, तो प्रेरित हो रहे हो ना उससे। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई वैद्युत आवेश वाली चीज, एक वस्तु है, कोई वैद्युत आवेश यानी कोई वस्तु है, इसमें इसमें वैद्युत आवेश है, ठीक है, और दूसरी इधर है दूसरी वस्तु, तो इससे क्या होगा? जब इसके पास आएगी तो इसमें स्वतः अपने आप क्या हो जाएगा? वैद्युत आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वैद्युत आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इस क्रिया को भी क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? प्रेरण द्वारा। ओके, हम सबके विषय में जानेंगे। घर्षण के विषय में मैंने समझा ही दिया। अब प्रेरण। प्रेरण मैंने जब जब दो वस्तुएं जिनमें से एक में वैद्युत आवेश है और दूसरे में नहीं है, आपस में पास रखी जाती हैं, तो पहले के कारण दूसरे में आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन क्रिया। प्रेरण द्वारा आवेश का उत्पन्न होना या आवेशन की प्रक्रिया, ठीक है, आवेश प्रक्रिया, ठीक है। अब तीसरा क्या है? चालन द्वारा। यानी चालन द्वारा का मतलब क्या है कि यानी एक वस्तु में आवेश है, जैसे मान लिया जाए इसमें आवेश है और इसको इससे संपर्क कर दिया, तो इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? जैसे मान लिया जाए इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो है लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लाइट आ रही है, और हमको क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में तार को लगा दिए, तो इस तार में भी तो आवेश उत्पन्न हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? चालन द्वारा। तो तीन तरीके होते हैं आवेशन की क्रिया के। आवेशन की प्रक्रिया के कितने तरीके? तीन तरीके। एक घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, ठीक है, चालन द्वारा। और एग्जाम के नजरिए से याद रखिएगा, जिस तरह से मैं बना रहा हूं, आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। देखो नोट्स ऐसे ही बनाने हैं और अपने आप जो है इसकी प्रैक्टिस, इसी से प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करो कि आवेशन की प्रक्रिया कितने तरीके से होती है। तो आप बना लो भाई, आप बड़ा करके बना लो आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया तीन। आवेशन क्या है पहले आप ये जानो कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। देखो इसमें यार जब मेहनत करोगे तब होगा, समझ में आएगा ना? ऐसे यार नहीं। अगर आपको 90+ लाने हैं, आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं भरपूर मेहनत भी करूंगा, लेकिन इसके लिए आप भी मेहनत करें। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको हर एक टॉपिक की गहराई तक जाऊंगा लेकर के,
जहां से क्वेश्चन बनेगा, और फिजिक्स में उस लेवल तक पढ़ा दूंगा ताकि अगर जो बच्चे इसके बाद नीट का एग्जाम देना चाहें वो यार एक बार बैठ के देख लेना, पक्का है मैं बता रहा हूं। आप बैठ जाइएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद पढ़ना तो पड़ेगा ही, जैसे मान लीजिए इंटर है उसके बाद नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके बाद थोड़ा बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा टॉपिक। क्योंकि नीट एग्जाम में जब इंटर लेवल के 12th लेवल के ही पूछते हैं, फर्स्ट ईयर और 12th दो क्लासों का पूछते हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर अगर अच्छे से तैयार है तो उसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप नोट्स जो बनाए, आप बहुत बड़ा अब नोट्स बना लिए, नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं पूरा, आप इसको अगर लिखेंगे तो करीब आधा पेज में जाएगा ही अगर ढंग से लिखे। इसको ऐसे लिख दिए, याद हो गया, एग्जाम्पल लिख दिए, तो कितने लाइन में, 3 लाइन में आएगा, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन क्या होता है, आवेशन क्या है, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का आवेश उत्पन्न होना क्या कहलाता है, आवेशन होता है। आवेशन कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है, चालन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, मैंने बता दिया घर्षण द्वारा क्या होता है। एग्जाम्पल दे दो कि जब हम पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं तो पेन पे क्या हो जाता है, पेन पे क्या होता है, आवेश, पेन और बालों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और क्या होता है जिससे उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक में धनात्मक उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का मैंने बताया, जब आवेश उत्पन्न होगा तो बल का अनुभव होगा, और बल का अनुभव होगा तो आकर्षण होगा। बल का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, और जहां कहीं द्रव्यमान होगा उसमें आकर्षण होगा जरूर। हम भी किसी न किसी चीज को आकर्षण कर रहे हैं, आप भी किसी न किसी चीज का, ब्रह्मांड का हर एक पार्टिकल में आकर्षण का गुण है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, जो जितना भारी वो उतना ज्यादा आकर्षित। समझ में आया ना। ठीक है, इसको नोट करेंगे क्या, नोट कर। तो हमने आवेशन की प्रक्रिया जान ली है ना, आवेशन की प्रक्रिया को हमने अच्छे से समझ लिया। आवेशन की प्रक्रिया के बाद अब हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है ना, आवेश का मात्रक जानते हैं, आवेश की विमा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मात्रक और विमा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आवेश, आवेश का मात्रक है ना, व विमा, आवेश का मात्रक व विमा। ठीक है, तो आवेश का मात्रक और विमा होने से पहले आपको किसी चीज की विमा अगर निकालनी है, किसी चीज का मात्रक निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें यह बात पता होनी चाहिए उसका सूत्र क्या है। ठीक है, उसका सूत्र क्या है, तो पहले हम जानते हैं कि आवेश का सूत्र क्या है, आवेश को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले हम जान लें कि आवेश का सूत्र, पहले सूत्र जान लें और उसके बाद हम इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, अब आवेश याद रखिएगा, आवेश को किससे दर्शाया जाता है, आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है। किससे, आवेश यानी क्यू से, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू आप मानिए। ठीक है, इसका स्मॉल क्यू अधिकांश लेते हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को किससे दर्शाया जाता है, क्यू से, आवेश को क्यू से दर्शाते, स्मॉल क्यू से दर्शाते। समझ में आया ना। अब उसके बाद आवेश का सूत्र क्या है, आवेश का सूत्र अगर आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय। ठीक है, अब आवेश का साधारण मात्रक क्या होता है, अब आवेश का, इसी से हम जानते हैं आवेश का मात्रक। अब क्या जानेंगे हम, आवेश का मात्रक। आवेश का वैसे मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। समझ में आ गया ना, आवेश का मात्रक
कूलाम होता है। लेकिन इस सूत्र से हम आवेश का एक मात्रा निकाल सकते हैं। मैंने इससे पहले जो विमा की क्लास ली है, तो विमा में यही तो बताया विमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो हम सूत्र से ही तो निकाल सकते हैं ना। एक तो आवेश का मात्रा कूलाम होता है और दूसरा आवेश का मात्रा किससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आवेश का मात्रा कैसे निकालेंगे जानते हैं। ठीक है, अब सूत्र से कैसे निकालेंगे आवेश का मात्रक, सूत्र से कैसे निकालते हैं। देखिए क्या होता है, धारा इंटू समय। अब देखो धारा का मात्रा क्या होता है, धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। किसमें मापते हैं, एम्पियर में। किसमें मापते हैं, एम्पियर में। और समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड में। किसमें मापते हैं, सेकेंड में। तो इसका मात्रा क्या हुआ, एम्पियर सेकेंड। इसका एक मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। समझ में आया ना। और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, आवेश। लेकिन अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा ये मतलब जो है कभी कभी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ रहा है कि आवेश का सबसे छोटा ये अधिकांश कोई बताता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रा और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब आवेश का सबसे छोटा और बड़ा क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, हाँ फ्रैंकलिन। ओके, याद रखिएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फैरेड। सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फैरेड। ओके, समझ में आ गया है ना। तो आवेश के विषय में, अगर आपको आवेश के विषय में यार अब लिखने के लिए आ जाए आवेश क्या है, तो फटाक से लिख देंगे। आवेश अगर पूछ ले आवेश क्या है आवेश के विषय में, तो फटाक से लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। आवेश अगर आ जाए, आवेश क्या है, आवेश पहले आप बताओ कि आवेश वह गुण है जिससे किसी वस्तु पर विद्युत बल का अनुभव होता है। अब आवेश का मात्रक, अब इसके बाद लिख दीजिए आवेश को क्यों से दर्शाते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है ना। इसका दूसरा मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। ठीक है, तब आवेश का सूत्र लिखिए। आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा इंटू समय, हो गया। आवेश का कितना बड़ा, मतलब कितने बड़ा लिख दोगे। अभी आवेश के प्रकार बताते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है और आखिर ये प्रकार क्यों होता है। ठीक है, इसको नोट करोगे, नोट कर लो। तो अब जानते हैं आवेश का प्रकार। ठीक है, अब हमने आवेश के विषय में जान लिया, अब आवेश के प्रकार जानते हैं, है ना। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो आवेश के प्रकार जो है, इधर देखिए, याद रखिएगा जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अधिक, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन कम हो, ठीक है, वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ऋणावेशित आवेश क्या होगा, ऋणावेशित आवेश। समझ में आया ना। और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। ठीक है, और जिसमें प्रोटॉन ज्यादा, ये तो ये वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, धनावेशित आवेश।
ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैसे आवेश आपको मुख्यतः दो प्रकार के पढ़ने हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है? तो कैसे उत्पन्न होता है इसका सिस्टम समझ लीजिए कि जब दो परमाणु, क्या, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं तो उनमें से एक परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। जिस पर जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है? धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणावेशित। इसलिए इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा हो जाएंगे फिर तो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी कम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? धनावेशित। समझ में आया ना? आगे ना? क्लियर? ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये आवेश कैसे दो प्रकार के होते हैं? धनावेश, एक ऋणावेश। ठीक है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं तो वो ऋणावेशित ऋणावेशित आवेश होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब, इलेक्ट्रॉन कमी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का धनावेश होना। यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन क्या, यानी परमाणु क्या हो गया? वो ऋणावेशित, यानी क्या हो, कमी हो गई तो धनावेशित, अगर अधिक हो गए तो क्या हो जाएंगे? ऋणावेशित। ओके, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो क्या है? परमाणु उदासीन है, यानी ना ले रहा है ना दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेने और देने से ही तो आवेश उत्पन्न होता है, ना ले रहा है ना दे रहा है तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया ना? अब जानते हैं, इसके आगे जानते हैं आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है। अब जो है, अब आवेश के गुण जानते हैं। आवेश के गुण क्या है? तो अगला टॉपिक है हमारा आवेश का। आवेश के गुण। ठीक है। तो आवेश के गुण क्या है? तो पहला गुण क्या है? आवेश एक अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? आवेश क्या है? अदिश राशि। अदिश का मतलब जिसकी दिशा नहीं होती है। राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। परिमाण व दिशा, मात्रा भी हो और दिशा भी हो, उसे क्या कहते हैं हम? सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये बल है। बल क्या है? सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि बल की एक दिशा होती है, जिस तरफ लगाएंगे उसी तरफ तो लगेगा, दिशा होगी ना, एक दिशा होती है। बल की क्या होती है? एक दिशा होती है। भाई सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो बल किस तरफ लग रहा है? सूर्य की तरफ लग रहा है, आकर्षित हो रही है सूर्य की तरफ पृथ्वी, तो बल की एक दिशा हुई ना। ऐसे ये बात तो है नहीं कि पृथ्वी कहीं भी जा रही है ना। तो बल क्या है? सदिश राशि है। और अदिश राशि क्या है? जिसमें कोई दिशा नहीं है। तो आवेश, आवेश आप कहीं भी रख दो, हर जगह वो चारों तरफ लगने लगेगा कि कोई दिशा है नहीं है। तो पहला गुण क्या है आवेश का? आवेश का पहला गुण क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा क्या है? समान आवेश, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। बल लगता, सेम आवेश है तो उसमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा? प्रतिकर्षण। यानी कि पॉजिटिव प्लस और प्लस आवेश हैं, उसमें क्या लगेंगे? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण यानी स्पार्क मारता है, कभी कभी स्पार्किंग करता है, जब सेम सेम जोड़ दो है ना तो क्या होता है? स्पार्क करता है। यानी समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण करता है। ठीक है। फिर उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, तो क्या है, देखो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब जो है विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में आकर्षण क्या होता है, आकर्षण, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है ना, ठीक है। और चौथा चौथा गुण क्या है, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत, आवेश का आवेश क्वांटीकृत होता है, होता है, ठीक है। आवेश क्वांटीकृत का मतलब समझ लीजिए, इधर आवेश का क्वांटीकृत का मतलब यह है कि आवेश बंडलों के रूप में होता है, यानी आवेश जो है, याद रखिएगा, आवेश को कभी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, पूरा बंडल का बंडल यानी पूर्णांक संख्या में होगा। आप आवेश को कभी ये नहीं कह सकते कि आवेश किसी चीज में आवेश जो है 1.2 ई है, ये नहीं कह सकते हैं। किसी चीज में आप ये नहीं कह सकते आवेश जो है 4.5/4 ई है, ठीक है। आवेश सदैव किसमें होगा, पूर्णांक संख्या में होगा, बहुकल्पी में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुकल्पी में बना देते हैं, समझ में आ गया ना, तो याद रखिएगा। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब समझ में आ गया ना, आवेश क्वांटीकृत होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जैसे अभी आवेश का क्वांटीकरण भी बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित का मतलब यानी आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, संरक्षित का मतलब होता है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, समझ में आ गया ना, आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ये गुण होते हैं, आवेश में क्या होते हैं, ये गुण होते हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते थे, शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो केवल लिख दो अदिश, अदिश राशि, आवेश के गुण में अदिश राशि, ठीक है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, बाकी लिख लेना अपना, ठीक है। फिर विपरीत आवेशों में आकर्षण, यानी कि प्लस और माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। फिर आवेश क्वांटीकृत होता है, ठीक है। आवेश संरक्षित, केवल लिख दो संरक्षित, बस अपना समझ जाना, आवेश के गुण है तो आवेश के विषय में लिखे गए होंगे। ये शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप डीपली जानकारी ज्यादा से ज्यादा होगी और कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्या होता है, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। यह इसको हिंदी में कभी कभी पेपर में आ सकता है परमाणुकता, क्या कहते हैं इसको, हाँ, परमाणुकता क्या है, हिंदी में आ जाएगा परमाणुकता क्या है, ठीक है। या फिर आएगा आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, अभी मैंने बताया आवेश क्या होता है, क्वांटा मतलब क्वांटा माने बंडल, क्वांटा मतलब क्या होता है, बंडल, और यानी कि पूरा का पूरा बंडल ही रहेगा, बंडल मतलब यानी पूर्णांक, आवेश सदैव पूर्णांक में ही होता है, आवेश कभी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, आवेश को हमेशा पूर्णांक संख्या में ही व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब आप लिख दीजिए आवेश का, अगर आपसे पूछे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश क्या होगा, आवेश सदैव क्वांटा, क्वांटा यानी बंडल है ना, के रूप में ही होता है, अर्थात क्या कह सकते हो, अर्थात
आवेश सदैव पूर्णांक में होता है। क्या होता है? पूर्णांक में होता। आवेश किस में होता है? पूर्णांक में होता है। आवेश किस में होगा? ठीक है। उसे कभी भिन्नात्मक, क्या भिन्नात्मक या दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते। समझ में आया ना? ठीक है। आवेश सदैव क्वांटा के रूप में होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो आप लिखेंगे आवेश सदैव क्वांटा के रूप में ही होगा। ठीक है, होता है, अर्थात आवेश सदैव पूर्णांक में होगा। आवेश कभी भिन्नात्मक या दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात आवेश 4e 5e 6e डॉट डॉट डॉट, है ना, Ne में ही होता है, ना कि 1.2e 5e etc। समझ में आ गया ना? आ गया ना समझ में? इसका मतलब क्या है कि आवेश हमेशा क्या होता है? किसके रूप में होगा? 4 5 6 डॉट डॉट Ne। क्या होता है? Ne। क्या होता है? Ne तक। आवेश किसमें? दशमलव यानी 1.2e या बटे यानी भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। ओके, समझ में आया ना? तो ये होता है। अब इसी से एक फार्मूला बना, देखो इसी से ही फार्मूला बना। आवेश क्या होता है? Ne। तो आवेश क्या है? आवेश क्या है? Ne। पूर्णांक, n का मतलब पूर्णांक, e का मतलब आवेश। आवेश पूर्णांक में ही होगा, यानी आवेश पूर्णांक का गुणज ही होगा, हमेशा पूर्णांक में ही होगा, दशमलव में नहीं होगा। देखो यहाँ पे दशमलव में है, ई है ना, ई में नहीं होगा, हमेशा 1 2 3 गिनती, n माने संख्या। तो आवेश हमेशा किसमें होता है? Ne, यानी पूर्णांक में। अर्थात इसका सूत्र क्या बना? Q बराबर Ne। हो गया, सूत्र होता है Q बराबर Ne। और इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत प्रश्न आते हैं, बहुकल्पीय में बहुत प्रश्न आते हैं। समझ में आया ना? इसको नोट कर लो, इस पर अब बेसिक सवाल बता देते हैं। चलो अभी इस पर क्या करते हैं, इस पर एक आधे सवाल देख लेते हैं। कल जो है इस पर एक आधे और सवाल देख लेंगे, फिर उसके बाद कल की क्लास फिर आगे लेंगे। ठीक है, इस पर एक सवाल देखते हैं। अब जानते हैं। ठीक है, इस पर क्या है सवाल, लिखो। यदि किसी परमाणु में या वस्तु में, परमाणु में 4.0 10⁻⁻15 कूलाम का आवेश है। अगर किसी परमाणु में 4.5 इंटू 10⁻⁻15 कूलाम का आवेश है, तो उस पर क्या आप पूछेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इस सूत्र का अच्छे से पहले मतलब समझ जाइए। अगर मतलब समझ गए तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है आप जो है फटाक से लगा देंगे, बेफिक्र होकर के। क्या बिंदास, है ना? चलो अब बिंदास कैसे में जानते हैं कैसे आप लगाना है। देखो क्या Q बराबर Ne मैंने बताया,
आवेश के विषय में बताया, Q बराबर Ne। याद रखिएगा, मेन जो सबका फंडा है, मेन जो आवेश उत्पन्न होता है यार, किसके कारण आवेश उत्पन्न होता है, किसके कारण आवेश उत्पन्न होता है? आवेश तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो उत्पन्न होता है। तो मेन मूल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो मूल आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे मूल आवेश क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आवेश कोई पूछे मूल आवेश क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी इस दर्शाते हैं, ठीक है। और इस पर आवेश क्या होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, कोई दिक्कत? तो आप इस तरह से अब देखिए यहां पे, और इस चीज को समझिए, किसी परमाणु में कितना आवेश है, इसे सूत्र से देखिए। किसी परमाणु में कितना आवेश है ये कौन निर्धारण करता है? ये तो निश्चित, ये तो संख्या हमेशा निश्चित रहती है, ये तो हमेशा निश्चित रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमेशा निश्चित, इलेक्ट्रॉन पर आवेश चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश आज से हजारों करोड़, जब ये ब्रह्मांड बना था तब भी यही था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कभी बदलेगा नहीं। ओके, तो ये तो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? एन। किसी पे आप 4 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश अलग हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? किसी पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश अलग हो जाएगा, किसी पे 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है ना? तो इसी तरह से यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो गौर से कह रहा है इसमें आवेश हमको पता है, यानी अगर कभी कभी क्या करेगा प्रश्न में, कभी कभी आवेश दे देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कहेगा आवेश इतना है परमाणु में, तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो कहेगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो पता ही रहता है, उसको ज्ञात क्या करना। कभी प्रश्न में ये थोड़ी कहेगा कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ज्ञात कीजिए। भैया इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो पता है ना, क्या होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये तो कभी पूछेगा ही नहीं सवाल में, क्या बेवकूफ है क्या हो, है ना? ऐसी बात तो है नहीं। तो हमको करना क्या है, तो याद रखिएगा प्रश्न की डिमांड क्या कह रही है। दो ही डिमांड पे आएगा प्रश्न, या आवेश ज्ञात करना होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दो चीजें ज्ञात करनी होंगी। देखो, या तो आवेश या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो पता ही रहता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश लिखे या ना लिखे आपको रखना है, ई की जगह पे आपको ऐसे इन सवालों में रखना ही है। जब कभी इलेक्ट्रॉन पे आवेश दे दे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन अगर आए उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और आवेश की बात, आवेश का काम हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखना है और आवेश, तो आप समझिए, आप समझिएगा उसमें आपको वो रखना है, यानी ई की जगह पे 1.6 10 की पावर माइनस 19 ही रखना है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, इस पर सवाल देखते हैं। अब इसका कोई जो है प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की डिमांड, प्रश्न कह रहा है कि कूलाम आवेश है, आवेश इसमें दिया हुआ है। आवेश क्या है इसमें? हमारा आवेश दिया हुआ है। आवेश क्या दिया हुआ है बताओ? आवेश क्या है? 4.0 10 की पावर माइनस 15 कूलाम आवेश दिया है। क्या पूछ रहा है? यानी क्यों दिया है, हमारा क्यों बराबर दिया है। पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि संख्या, संख्या मतलब एन। जब कभी संख्या पूछे किसी चीज की तो एन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्ञात करनी है ना। अब सूत्र लगा दो। तब सूत्र से, सूत्र क्या कहता है, सूत्र आप लगाओ। सूत्र क्या है? Q बराबर एन ई, है ना? Q बराबर एन ई। तो आवेश क्या है? Q कितना है? Q है 4.0 10 की पावर माइनस 15।
एन कितना है पता नहीं, एन को ज्ञात ही तो करना है, एन ही तो ज्ञात करना है। ई क्या है 1.6 10 की पावर 19। जब आप लोग बताया करो ना तो थोड़ा स्लो आवाज में, आवाज टकराती है ना तो इसमें ज्यादा जाएगी, है ना। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, तो ये बटे में इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.0 10 की पावर 15 बटे 1.6 10 की पावर माइनस 19 बराबर क्या हो जाएगा एन, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दशमलव से दशमलव अगर काट देंगे, है ना, कट गया, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, काट दो, 4 4 एकम 4 4 चौक 16। अब इसका इससे भाग दे दो, कितना आएगा 10 का 4 से भाग दे दो अलग, 10 से ये 4 से हम भाग दे रहे हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव खिला है 0, 4 पंचे 20, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको पहले इसे ऐसे लिख दें, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 बटे 4 इंटू, अब यहाँ पे देखो घातों का सिस्टम, यहाँ ऊपर 15 माइनस के, यहाँ भी 15 कट जाएंगे, क्या नीचे माइनस का 5 बचेगा, सॉरी 4, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ऊपर वाला सिस्टम खत्म ही हो गया था, और नीचे क्या बचा 4। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, हम बस समझा दिए, लेकिन आपको डायरेक्टली लिख देना है, नीचे वाली घात ऊपर जब करोगे इधर, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो जब नीचे वाली n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर 10 बटे 4 निकला, और जब नीचे वाली यार घात यहाँ पे गौर से देखो, जब नीचे वाली घात डायरेक्टली हम क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे, जब नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 भाग दो, 2 पॉइंट कितना आया था 5, और 10 की पावर माइनस सॉरी 10 की पावर 4, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या आ गई, क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है 2.4, यानी कि अगर किसी चीज में इतना आवेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है यानी 2.5 10 की पावर 4, यानी कि 2 पॉइंट यानी 10 कितने बार है 4, 0 कितने बार 4 बार, इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 बार, यानी 25,000 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, कितने होंगे, अगर इतना आवेश आपको लेना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी 25,000, कितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या 25,000 इलेक्ट्रॉन की संख्या देनी होगी, ठीक है, तो समझ में आया ना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो है क्लासेस समझ में आई होगी और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे, ठीक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करें, कमेंट कर दें, मैं उस पर जरूर से जरूर टॉपिक कुछ ना कुछ सभी रहेगा, उसको जरूर से जरूर टॉपिक कोई ना कोई, ठीक है, उस टॉपिक पे मैं दोबारा उस पर क्लास लूंगा। और जो मैंने आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित जो मैंने फार्मूला का सवाल बताया, कल अगली क्लास में इन सवालों की और डिस्कशन होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहें, जबरदस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।